दिल्ली के एलजी ने कुछ आपत्तियों के साथ 9 मार्च को बजट की मंजूरी दी और फाइल सीएम अरविंद केजरीवाल को भेज दी। लेकिन एलजी की आपत्तियों का जवाब देने की जगह केजरीवाल ने फाइल होम मिनिस्ट्री के पास प्रेसिडेंट की मंजूरी के लिए भेज दी। होम मिनिस्ट्री ने भी कुछ स्पष्टीकरण मांगा और पत्र 17 मार्च को दिल्ली सरकार के पास भेज दिया। इधर एलजी फाइल का इंतजार करते रहे और उधर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से बौखलाए अरविंद केजरीवाल ने अपना खेल शुरू कर दिया और शाम ढलने के बाद कहा कि केंद्र सरकार ने बजट रोक दिया है, इसलिए बजट पेश नहीं हो पाएगा। ये क्या हो रहा है? अब न किसी डॉक्टर को वेतन मिलेगा और न किसी इंजीनियर को। केजरीवाल के साथ उनकी पूरी पार्टी इस झूठ को फैलाने में लग गई। गृह मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि मंत्रालय ने आम आदमी पार्टी सरकार से स्पष्टीकरण मांगा और पूछा कि बजट प्रस्ताव में विज्ञापन के लिए ज्यादा राशि आवंटित क्यों की गई है, इसे 2 साल में बढ़ाकर 2 गुना क्यों कर दिया गया है। इसके जवाब में केजरीवाल सरकार का कहना है कि गृह मंत्रालय झूठ बोल रहा है। सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्रालय ने यह भी पूछा कि बजट इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य विकास कार्यों के लिए अपेक्षाकृत कम राशि का प्रावधान क्यों किया गया है। दिल्ली सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा विज्ञापनों पर खर्च क्यों किया जाता है। जब तक दिल्ली सरकार द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है, तब तक गृह मंत्रालय की तरफ से अनुमोदन को पेंडिंग रखा गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर के कार्यालय के सूत्रों के अनुसार उपराज्यपाल ने 9 मार्च को कुछ टिप्पणियों के साथ 2023-24 के वार्षिक वित्तीय विवरण को मंजूरी दी और फाइल मुख्यमंत्री को भेज दी थी। उसके बाद दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय को एक पत्र भेजा और नियम के तहत राष्ट्रपति की स्वीकृति मांगी। इस पर गृह मंत्रालय ने 17 मार्च को दिल्ली सरकार को अपनी टिप्पणियों से अवगत कराया। वहीं एलजी कार्यालय मुख्यमंत्री की ओर से फाइल भेज जाने का इंतजार कर रहा है। फिलहाल विधानसभा में बजट कब पेश किया जाएगा, ये अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। विधानसभा का चालू बजट सत्र 23 मार्च को समाप्त होने वाला है। इससे पहले वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने केजरीवाल सरकार का आउटकम बजट पेश किया। बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा कि गृह मंत्रालय और एलजी ने कुछ ऑब्जेक्शंस उठाए। इस संबंध में सवाल भी किए थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब आम आदमी पार्टी झूठा आरोप लगा रही है। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने ट्वीट किया और कहा कि सीएम केजरीवाल का दावा है कि गृह मंत्रालय ने बजट दस्तावेज रोक लिए हैं। सच, दिल्ली सरकार ने दिल्ली एलजी को फाइल नहीं भेजी। यहाँ फैक्ट शीट है। दिल्ली सरकार अपने ही बजट में देरी कर रही है। आउटकम बजट ने स्वास्थ्य और शिक्षा में उनके खोखले दावों की हकीकत पहले ही उजागर कर दी थी। दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि अब पता चल रहा है कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के बजट पर कुछ चिंता जताई थी और 17 मार्च 2023 को मुख्य सचिव को भेजे पत्र के जरिए इसे मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। रहस्यमय कारणों से दिल्ली के मुख्य सचिव ने पत्र को 3 दिन तक छिपा कर रखा। मुझे पत्र के बारे में आज यानी 20 मार्च को दोपहर 2 बजे ही पता चला। यहाँ भी कैलाश गहलोत और केजरीवाल के बयान अलग अलग हैं। केजरीवाल कहते हैं कि होम मिनिस्ट्री ने मंजूरी नहीं दी और गहलोत कहते हैं कि होम मिनिस्ट्री ने पहले ही बता दिया था, लेकिन मुख्य सचिव ने पत्र को छुपा लिया। अब इन दोनों में से सच कौन बोल रहा है, ये तो केजरीवाल ही बता सकते हैं। कैलाश गहलोत ने आगे कहा कि गृह मंत्रालय के पत्र वाली फाइल मेरे पास आधिकारिक तौर पर सोमवार शाम 6 बजे यानी दिल्ली विधानसभा में बजट पेश होने के ठीक एक दिन पहले पेश की गई। इसके बाद हमने गृह मंत्रालय की चिंताओं का जवाब दिया और सीएम को मंजूरी के बाद रात 9 बजे दिल्ली के एलजी को फाइल सौंप दी। दिल्ली के बजट में देरी करने में दिल्ली के मुख्य सचिव और वित्त सचिव की भूमिका की जांच होनी चाहिए। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। समाज सेवा और एनजीओ के नाम पर विदेशी चंदे का धंधा करने वाली सोनिया गांधी के करीबी हर्ष मांदर का खेल अब खत्म होने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हर्ष मांदर के एनजीओ अमन बिरादरी के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। वजह ये कि इस एनजीओ ने एफसीआरए कानून का उल्लंघन करते हुए विदेशी चंदा हासिल किया। हर्ष मांदर पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी का करीबी है। यूपीए सरकार के दौरान वह सलाहकार परिषद के सदस्य के तौर पर भी लंबे समय तक काम कर चुका है। विदेशी फंडिंग लेने के लिए किसी भी एनजीओ को अनिवार्य रूप से एफसीआरए के तहत गृह मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। हालांकि हर्ष मांदर के एनजीओ अमन बिरादरी के पास एफसीआरए का क्लियरेंस नहीं था, फिर भी वह विदेशों से चंदा इकट्ठा करता था। अब एफसीआरए क्लियरेंस के बिना ही विदेशों से आए फंड की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा गया। हर्ष मांदर के विवादित एनजीओ अमन बिरादरी की वेबसाइट के अनुसार यह एनजीओ धर्मनिरपेक्ष, शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण और मानवीय दुनिया बनाने का काम कर रहा है। इसका लक्ष्य गांव और जिला स्तर पर संगठनों की स्थापना करना है। इसमें मुख्य रूप से विभिन्न पृष्ठभूमि की, धर्म की, युवा और महिलाएं शामिल हैं।
वेबसाइट में आगे कहा गया कि इन संगठनों का उद्देश्य विभिन्न धर्मों, जातियों और भाषाई समूहों के व्यक्तियों के बीच अधिक सहिष्णुता और बंधुत्व, सम्मान, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का बढ़ावा देना है। और बता दें, वेबसाइट पर बातें तो बड़ी बड़ी की गई, लेकिन इसके कारनामे कुछ और ही है। इससे पहले अक्टूबर 2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने FCRA कानूनों के कथित उल्लंघन के आरोप में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाले 2 NGOs, राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया था। इससे पहले हर्ष मंदर का नाम नागरिकता संशोधन कानून के विरोध को लेकर भी सामने आया था। तब हर्ष मंदर पर आरोप लगाया गया था कि वह अपने NGO में रहने वाले बच्चों का उपयोग CAA विरोधी आंदोलन में कर रहे हैं। इस मामले की जांच करते हुए नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने दावा किया कि हर्ष मंदर द्वारा चलाए जा रहे NGO से बच्चों को विरोध प्रदर्शनों में ले जाया जाता था। इसके अलावा उस पर मनी लॉन्ड्रिंग और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का भी आरोप लग चुका है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। चौतरफा घोटालों में फंसे अरविंद केजरीवाल ने भी अब विपक्ष का नेता बनने की कोशिश शुरू कर दी है। ममता बनर्जी, के चंद्रशेखर राव और नीतीश कुमार पहले से ही इस दौड़ में शामिल हैं। राहुल गांधी तो खैर PM इन वेटिंग पहले से ही हैं। अब अरविंद केजरीवाल भी तीसरा मोर्चा बनाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने नीतीश कुमार और ममता बनर्जी सहित देश के 7 मुख्यमंत्रियों को बैठक के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन न तो ममता बनर्जी और न ही नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल होने को तैयार हुए। बाकी मुख्यमंत्रियों को भी केजरीवाल की ये पेशकश पसंद नहीं आई। कुल मिलाकर हुआ ये कि केजरीवाल साहब को ये बैठक ही रद्द करनी पड़ी। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस भाजपा और कांग्रेस दोनों से दूरी बनाए रखना चाहती है, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी JDU बिहार में कांग्रेस के साथ गठबंधन की सरकार चला रही है। वैसे भी जब नीतीश कुमार दिल्ली आए थे तो अरविंद केजरीवाल ने उन्हें कोई भाव नहीं दिया था। अब नीतीश कुमार केजरीवाल को भाव क्यों देंगे, वह भी कांग्रेस को नाराज करके। बंगाल सरकार के एक सूत्र ने कहा कि केजरीवाल ने 5 फरवरी को 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बैठक का निमंत्रण भेजा था। सूत्रों ने कहा कि केजरीवाल ने ममता बनर्जी को 18 मार्च को बैठक के लिए आमंत्रित किया था। 7 अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी ऐसा ही निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन बैठक हुई ही नहीं। सूत्र बताते हैं कि ममता बनर्जी इस महीने के अंत में दिल्ली जा सकती हैं, लेकिन केजरीवाल से मुलाकात के बारे में अभी कोई बात सामने नहीं आई है। पिछले सप्ताह बनर्जी की समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद TMC ने कहा था कि वह कांग्रेस और भाजपा दोनों से अलग राह चलेगी। दूसरी ओर पटना में नीतीश कुमार को दिल्ली के मुख्यमंत्री का पत्र मिलने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जानकारों का मानना है कि नीतीश कुमार गठबंधन में अपनी सहयोगी कांग्रेस के मद्देनजर केजरीवाल से दूरी बनाकर रखना चाहते हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। चुपचाप अमेठी से खिसक कर वायनाड से चुनाव लड़कर सांसद बने राहुल गांधी का ये गढ़ भी खतरे में पड़ गया है। वजह ये कि केरल में ईसाई समुदाय के लोगों की करीबी बीजेपी से बढ़ती जा रही है। बीजेपी लगातार इस समुदाय को फोकस करती नजर आ रही है। अब लगता है कि उसे उसकी मेहनत का नतीजा मिलने वाला है। केरल के एक आर्क बिशप ने कहा कि अगर बीजेपी किसानों के लिए काम करती है तो उन्हें चुनाव में जीत दिलाएंगे। आर्क बिशप का ये बयान कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। वजह यह कि केरल में ईसाइयों की आबादी करीब 20% है। आर्क बिशप के इस बयान पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कुन्नूर जिले में किसान रैली में रोमन कैथोलिक चर्च के आर्क बिशप जोसेफ पाम्पलानी ने कहा कि अगर केंद्र सरकार किसानों से 300 रुपए के रेट पर रबर खरीदेगी तो हम बीजेपी को चुनाव में जीत दिलवाएंगे। बीजेपी ने आर्क बिशप के बयान का स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री V मुरलीधरन ने कहा कि आर्क बिशप ने साफ कहा बीजेपी उनके लिए अछूत नहीं है और चर्च किसी भी राजनीतिक दल को अछूत नहीं मानता। मुरलीधरन ने कांग्रेस और CPM पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बयान से उन्हें इतनी परेशानी क्यों हो रही है, जबकि आर्क बिशप किसानों का मुद्दा रख रहे थे। बीजेपी नेता ने कहा कि कांग्रेस और CPM आर्क बिशप को बोलने की आजादी नहीं देना चाहती। इन पार्टीज को किसानों की चिंता नहीं है, बस इन्हें अपना वोट बैंक खिसकने की चिंता है। ये चाहते हैं कि ईसाई उनका वोट बैंक बने रहें, लेकिन अब ये पार्टियां एक्सपोज हो रही हैं। कांग्रेस के महासचिव KC वेणुगोपाल ने कहा कि आशा है कि आर्क बिशप उत्तर भारतीय राज्यों में चर्च और प्रीस्ट पर हुए हमलों के बारे में भूले नहीं होंगे। कांग्रेस नेता के बयान पर मुरलीधरन ने पलटवार करते हुए कहा कि वेणुगोपाल को छत्तीसगढ़ में हुए चर्चेस पर हमले का जवाब देना चाहिए। बीजेपी ने पिछले कुछ वक्त से ईसाई समुदाय पर फोकस बढ़ाया है। अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पार्टी ने नए सामाजिक समीकरणों पर काम करने का साफ संदेश भी दिया।
केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने केरल में 15 सीटें जीती थीं। 2 सीट मुस्लिम लीग, 1 सीपीएम, 1 केसीएम और 1 सीट आरएसपी को मिली थी। जब कांग्रेस सब जगह कमजोर थी, लेकिन केरल में उसे अच्छी सीटें मिली। बीजेपी का मानना है कि 2024 में ये स्थिति नहीं होगी, क्योंकि लोग वहां पार्टी को विकल्प के तौर पर देखना शुरू कर रहे हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। सचिन पायलट को न तो गहलोत की तरफ से की गई 19 नए जिलों की घोषणा पसंद है, न ही कारगिल के शहीदों की विधवाओं के साथ पेश आने का तरीका। सचिन पायलट अब तक आलाकमान का ही मुंह देख रहे हैं कि कब उनके नाम का छींका टूटे, और दूसरी तरफ गहलोत पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरने की रणनीति तैयार किए बैठे हैं। महीनों बीत जाने के बाद भी सचिन पायलट को इस बात की उम्मीद है कि कांग्रेस 25 सितंबर की घटना के लिए जिम्मेदार नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करेगी। चुनावी साल में ऐसा होगा लगता नहीं, पर पायलट को इस बात की शिकायत अभी भी है। उन्होंने कांग्रेस आलाकमान को कटघरे में खड़ा करते हुए बड़ा सवाल किया कि 6 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक इस घटनाक्रम को लेकर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जो आश्चर्य का विषय है, जबकि पार्टी आलाकमान के निर्देश पर ही 25 सितंबर को विधायक दल की बैठक होनी थी। लेकिन कुछ लोग पार्टी आलाकमान के निर्णय के विरुद्ध गए। इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। पूरे मामले को लेकर सचिन पायलट की कुंठा साफ नजर आई। विधायक दल की बैठक को लेकर बगावती तेवर दिखाने वाले सीएम अशोक गहलोत के समर्थक 3 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी कर चुके थे। उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान उन लोगों को 3 बार नोटिस दे चुकी है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, जबकि इस मामले में हाईकमान ने ही इन लोगों को दोषी माना है। जब ही तो पार्टी ने इन लोगों को नोटिस जारी किया, लेकिन अब तक ये समझ नहीं आ रहा कि इस मामले में हाँ हो रही है या ना। सारा मामला अधर में झूल रहा है। न पायलट ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि जब विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को अपने इस्तीफे सौंपे तो उन्हें स्वीकार करने की जगह खुद बचाव करते नजर आए। विधानसभा अध्यक्ष खुद शपथ पत्र देते हैं कि मैंने इस्तीफा इसलिए स्वीकार नहीं किया कि सभी विधायकों ने इस्तीफा अपनी इच्छा से नहीं दिया था। इस पर पायलट ने सीपी जोशी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर विधायकों ने अपनी इच्छा से इस्तीफा नहीं दिया था तो फिर किसके दबाव या प्रलोभन में आकर इस्तीफा दिया गया। इस मामले की कांग्रेस पार्टी को जांच करनी चाहिए। जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में 19 नए जिले बनाए जाने को मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, वहीं पायलट ने पलटवार करते हुए कहा कि जब तक वोट के निशान पर अंगुली नहीं दबाई जाए तब तक कोई मतलब नहीं। जय जयकार करना और लोगों का समर्थन मिलना एक अलग बात है। पायलट ने आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार के रिपीट होने को लेकर आशंका जताई। पायलट ने कहा कि सरकार रिपीट करवाने के लिए हमें जनता की उम्मीदों पर पूरा खरा उतरना होगा। उन्हें लगता है कि सरकार को जो आवश्यक कदम उठाने चाहिए वे नहीं उठाए गए हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली बजट पर रोक को लेकर अरविंद केजरीवाल ने पूरे जोर शोर से जो झूठ फैलाने की कोशिश की थी, उसकी पोल तुरंत ही खुल गई। इस बात से नाराज आम आदमी पार्टी की सरकार ने बीजेपी के विधायक विजेंद्र गुप्ता पर बड़ा एक्शन लिया है। विजेंद्र गुप्ता को अगले बजट सत्र तक सदन से बाहर किया गया है। मतलब ये कि विधानसभा की कार्रवाई में 1 साल तक भाग नहीं ले पाएंगे वे। दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल ने भाजपा के विधायक विजेंद्र गुप्ता पर एक्शन लेते हुए उन्हें 1 साल के लिए सदन से बाहर कर दिया। सदन में आरोप लगा कि भाजपा नेता सत्र को चलाने में अड़चने पैदा कर रहे थे और विजेंद्र गुप्ता सदन में हंगामा कर रहे थे, इसलिए ये एक्शन लिया गया। दिल्ली स्पीकर ने विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ वैसा ही एक्शन लिया जैसा महाराष्ट्र में एनडीए सरकार के दौरान बीजेपी के करीब दर्जन भर विधायकों को 1 साल के लिए सस्पेंड कर लिया गया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के स्पीकर को फटकार लगाई थी और विधायकों का सस्पेंशन खत्म करने का आदेश दिया था। लगता है कि दिल्ली के स्पीकर रामनिवास गोयल महाराष्ट्र की इस घटना और इसके अंजाम को भूल गए और तैश में आकर विजेंद्र गुप्ता को 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। इससे पहले दिन में विजेंद्र गुप्ता ने कथित रूप से बजट विवरण लीक करने पर विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिए नोटिस दिया था, पर विधानसभा अध्यक्ष गोयल ने कहा कि नियमों के मुताबिक इस तरह का नोटिस 3 घंटे पहले दिया जाना चाहिए। आप ये भी कह रहे हैं कि चर्चा इस पर होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि आप सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। स्पीकर ने गुप्ता को कड़ी चेतावनी भी दी। उनके द्वारा दिए गए नोटिस में सोमवार को विधानसभा में पेश किया गया, जिसमें आउटकम बजट के ब्यौरे के लीक होने का जिक्र है। दोपहर 2 बजे के बाद जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, गुप्ता ने फिर इस मुद्दे को उठाया, जिसके बाद आप विधायक संजीव झा ने उन्हें 1 साल के लिए निष्कासित करने की मांग की।
सदन द्वारा पारित प्रस्ताव के रूप में गोयल ने कहा कि गुप्ता को अगले बजट सत्र तक दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही से निलंबित किया जाता है। इसके अलावा दिल्ली के बजट 2023-24 को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से मंजूरी भी दे दी गई है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार का बजट मंगलवार को पेश होना था, लेकिन गृह मंत्रालय ने विज्ञापन, पूंजीगत व्यय पर खर्च और आयुष्मान भारत जैसे मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगते हुए इस पर रोक लगा दी थी। मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार के बजट का मात्र 20% पूंजीगत व्यय पर खर्च करने का प्रस्ताव है। ये राशि देश की राजधानी और महानगर दिल्ली के लिए पर्याप्त नहीं है। केजरीवाल सरकार 2 साल में प्रचार प्रसार पर खर्च को 2 गुना कर चुकी है। इस पर एलजी ने स्पष्टीकरण मांगा था। आयुष्मान भारत जैसी केंद्रीय योजनाओं का लाभ दिल्ली की गरीब जनता को न मिलने पर एलजी ने स्पष्टीकरण मांगा था। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सीबीआई मामले पर मनीष सिसोदिया की जमानत पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। सीबीआई ने कोर्ट को सिलसिलेवार तरीके से मनीष सिसोदिया की तरफ से की गई गड़बड़ियों की जानकारी दी और कहा कि अगर इसे जमानत दी गई तो ये अपने संपर्कों से गवाहों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के वकील दयाल कृष्णन ने कहा कि मोबाइल फोन सीज हो चुका है, अन्य फोन सेट्स को लेकर हम जवाब दे चुके हैं। हमारी अपील है कि अब जमानत पर रिहाई का आदेश दिया जाए। वहीं उन्होंने सीबीआई की जांच पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सीबीआई कानून के दायरे में काम नहीं कर रही है। सीबीआई को जो डिवाइस मिले हैं उसमें सीधे तौर पर मनीष के खिलाफ कुछ नहीं मिला है। सिसोदिया के वकील ने कहा कि एलजी की सीबीआई को जांच सौंपे जाने के दिन मोबाइल फोन बदला जाना सिर्फ एक इत्तेफाक है। सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया के पास 18 मंत्रालय थे, उनको सारी जानकारी थी। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के वकील की दलील का विरोध करते हुए कहा कि आबकारी मामले में एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को रवि धवन ने तैयार किया था। वही रवि धवन आबकारी मामले की रिपोर्ट देखकर डिस्टर्ब हो गए। इस मामले में सीधे तौर पर लोगों को फायदा पहुंचाना था। इसके अलावा सीबीआई की ओर से दलील देते हुए कहा गया कि आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया ने पहले रवि धवन को हटाया और राहुल सिंह को लेकर आए। उसके बाद आबकारी नीति में बदलाव किए गए। उसके बाद आबकारी नीति बनाकर कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया गया। मामले में एक्सपर्ट कमेटी में काम करने वाले राहुल सिंह ने 3 बड़े कानूनविदों के सुझाव आबकारी नीति के मामले में शामिल किए। वह फाइल गायब कर दी गई और उसके बाद मनीष सिसोदिया ने राहुल सिंह को हटा दिया और फिर संजय गोयल को लाया गया। संजय गोयल ने लीगल ओपिनियन को एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में शामिल नहीं किया और फाइल को आगे बढ़ा दिया। डीपी सिंह ने कोर्ट में कहा, इस पॉलिसी पर जब फैसला लिया गया तो मिनट्स ऑफ मीटिंग भी नहीं है। इस पर जज ने पूछा कि कैबिनेट नोट पूरी प्रोफाइल ट्रेस नहीं हुई, तो डीपी सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि इस तरह की कोई फाइल मौजूद नहीं है। सीबीआई के वकील ने कहा कि मनीष सिसोदिया के कहने पर ये बदलाव किए गए। दिल्ली आबकारी मामले में जब सरकार आबकारी नीति में बदलाव कर रही थी तो प्राइवेट पार्टी ने 3 बड़े कानूनविदों से सुझाव लिए थे। इसमें पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के.जी. बालाकृष्णन और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी शामिल हैं। सीबीआई ने कहा कि इन 3 बड़े कानूनविदों से सलाह ली गई थी। उन्होंने आगे कहा कि दरअसल 2021 के उन अहम 4 महीनों में चैट हो रही थी और इसलिए बार बार फोन बदल रहे थे, क्योंकि यह एकमात्र विभाग नहीं था जिसे वे संभाल रहे थे। जब तक उसकी अनियमितताओं का पता नहीं चला तब तक वह एक संत बने रहे। सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि मनीष सिसोदिया को जमानत न दी जाए, क्योंकि अगर मनीष सिसोदिया को जमानत दी जाती है तो सीबीआई की जांच प्रभावित होगी। मनीष सिसोदिया एक प्रभावी व्यक्ति हैं और अगर वह जमानत पर बाहर आते हैं तो वह गवाहों और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।